So moving on to my small presentation, I will try to cover few things in that related to functional training. So functional training, जिसे हम हिंदी में कार्यात्मक प्रशिक्षण कहते हैं, इससे क्या समझा जाता है हम आगे देखेंगे। संचलन यानी कि मूवमेंट, ऐसी कोई भी ट्रेनिंग जिसमें मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, संचलन पर अधिक ध्यान देने के साथ लेकिन मांसपेशियों की शक्ति पर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान देकर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को कार्यात्मक प्रशिक्षण कहा जाता है। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। इसको एक नॉर्मल हिंदी भाषा में मैं बता दूं, ये तो थोड़ी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कि ऐसी ट्रेनिंग जिसमें मूवमेंट्स को ज्यादा महत्ता दी गई है लेकिन रेजिस्टेंस को या स्ट्रेंथ को नहीं। A training with more focus on movement but comparatively less focus on muscle strength is called functional training. मैं इंटरेक्शन में ज्यादा बिलीव करता हूं। अगर ये क्लासरूम होता तो शायद मैं आप लोगों से सवाल भी करता, हम लोग बातें करते, आप कुछ सवाल करते, कुछ मैं करता। लेकिन सिंस ये वन वे कम्युनिकेशन है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने आप से सवाल करें ताकि ये जो डिस्कशन है ये एक तरफा ना हो और हम जो भी बातें कर रहे हैं ये कुछ मैं भी सीखूं, कुछ आप भी सीखें। फंक्शनल ट्रेनिंग यानी कि ऐसी फंक्शनल मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है शरीर का जो हमारी आम जिंदगी में काम आता है, जैसे कि कुर्सी से उठना, कुर्सी में बैठ जाना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना और वापस उतर जाना, किसी सामान को नीचे से उठाना, ऊपर रख देना, दरवाजे को खींचकर खोलना या ढकेल कर बंद कर देना। तो ये फंक्शनल मूवमेंट्स हैं जो हमारे आम जिंदगी में काम आते हैं, हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स द फंक्शनल मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स which we perform in our daily activity. Say for example, sitting on a chair, getting up from the chair, climbing stairs, going down from the stairs, pulling, pushing kind of things, lifting something which is kept on the floor. So everything has, these are the movements called functional movements because something is happening. These movements are functioning towards one particular task. Same way, in sports training also, functional movements are there. Those functional movements cannot be rectified by traditional movements or general fundamental movements. In our body, there are fundamental movements and auxiliary movements. But then those movements are having its own limits. Certain movements are in one plane. मुझे उम्मीद है आपको प्लेन्स और एक्सिस पता होगा, अगर पता नहीं है तो आपको थोड़ा पढ़ना होगा। शरीर में 3 तरह के प्लेन्स होते हैं, 3 तरह के एक्सिस होते हैं। एक इमेजरी सरफेस और इमेजरी लाइन है जो हमारी शरीर को 2 भागों में बांटती है, और जहां पे ये सारे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज प्लेन्स एंड एक्सिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो मैं बता रहा था कि फंक्शनल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें अलग अलग तरह के मूवमेंट्स का इस्तेमाल होता है ट्रेडिशनल मूवमेंट्स के अलावा, इसीलिए इसे इस तरह की ट्रेनिंग को क्रिएट किया जाता है। कार्यात्मक प्रशिक्षण को समझने के लिए इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। कार्यात्मक प्रशिक्षण को समझने के लिए हमें विशिष्टता के सिद्धांत को समझना होगा क्योंकि यह प्रदर्शन से संबंधित है। कार्यात्मक रूप से प्रशिक्षण मतलब विशेष रूप से इच्छित उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण। सेड प्रिंसिपल। To understand functional training, we must understand the principle of specificity, SAID, as it relates to performance.
Training functionally means training specifically for the intended purpose. Ladies and gentlemen, let me be very clear on it. Unless you know the principle of specificity, हमने पिछली क्लासेस में इनका जिक्र किया था, अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स के सेशंस में भी ये जिक्र हुआ है. It has already been presented by different training methodologists. And the said principle says, said is specific adaptation to imposed demand. Specific adaptation, adaptation का मतलब है किसी चीज का आदी हो जाना, और स्पेसिफिक एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी चीज के बिल्कुल विशेष तरह से आदी हो जाना. और इम्पोज्ड डिमांड का मतलब है कि जो डिमांड इम्पोज की गई है, जो मांग लागू की गई है, उस मांग के अनुसार उसकी पूर्ति करने के लिए हम किसी एक तरह के हैबिट में आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एडेप्टेशन. नाउ दिस स्पेसिफिक एडेप्टेशन का जो प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी. सो ताइक्वांडो के स्पेसिफिक मूवमेंट्स का एडेप्टेशन बॉडी में होना जरूरी है. मान लीजिए जनरल मूवमेंट्स का एडेप्टेशन शरीर ने ले लिया और हम शरीर से स्पेसिफिक मूवमेंट्स की आशा करते हैं, तो यह मुश्किल होगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट specific movements in turn from the body when we have already established general adaptation to the body. Then it is not going to be possible, because हमने बॉडी को कुछ और दिया है और हम मांग कुछ और रहे हैं. We have given something else to the body and we are trying to get something else back from the body. That is normally a wrong equation. Now, if you look at the functional training, I will come in my next slides what functional training, how it is done. Let me tell you what are the benefits of functional training. It prevents injuries. It uses body efficiently. It strengthens the dynamic core. It increases flexibility, mobility, stabilized and stronger movements, increases coordination, agility and balance, strengthen multiple muscles at the same time. चोट लगने से बचाव हो सकता है, क्योंकि हम फंक्शनल मूवमेंट्स का इस्तेमाल हम मैच में हमारे खिलाड़ी करते हैं, क्योंकि वहां पे रिंग में ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिनकी आशा शायद हमने ना की हो, लेकिन वैसे मूवमेंट्स हमने कभी ट्रेनिंग में नहीं किए. शरीर का कुशलता से उपयोग करना जरूरी है ट्रेनिंग में, अभ्यास के दौरान, क्योंकि अगर शरीर का कुशलता से उपयोग नहीं किया जाता है तो हम अपने कौशल को सही तरीके से प्रतियोगिता में नहीं दर्शा पाएंगे. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन cause a functional training can improve for. Movements और movements में balance, और एक ही समय में बहुत सारे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, क्योंकि हम मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं. अगर हम सिर्फ आगे और पीछे झुकते हैं और पीछे खड़े होते हैं तो इट इज सिंगल प्लेन. साइड टू साइड होते हैं, अगेन इट इज अ सिंगल प्लेन. लेकिन अगर हम सामने झुक के साइड देखते हैं, इट इज मल्टी प्लानर एक्सरसाइज. यानी कि हमने 2 या 3 प्लेन्स का इस्तेमाल किया इस मूवमेंट को करने में. तो ये सारे फायदे हैं फंक्शनल ट्रेनिंग के. जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी बताया गया था, उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सॉरी. प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी जब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा,
तब तक फंक्शनल ट्रेनिंग डिजाइन करना बहुत मुश्किल है. We can say, in other words, functional training is the higher level of specific training. क्योंकि स्पेसिफिक ट्रेनिंग में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन फंक्शनल ट्रेनिंग इज व्हाटएवर यू वांट यू कैन क्रिएट. बट अगेन स्पेसिफिसिटी यानी इसका जो सिद्धांत है इसको एक बार देखें. एडेप्टेशन यानी अनुरूपण, किसी चीज में के अनुरूप ढल जाना, किसी चीज के आदी हो जाना. तो अनुरूपण लोड के अनुसार विशिष्ट होता है. एडेप्टेशन आर स्पेसिफिक टू द लोड, यानी कि आप जिस तरह का लोड देंगे आपका एडेप्टेशन उसी स्पेसिफाइड तरीके से होगा. यू कैनॉट एक्सपेक्ट एडेप्टेशन टू हैपन इन अनदर डायरेक्शन. If you train in one plane, the adaptation will be in one plane. If you train with acyclic movement, the adaptation will be acyclic. If you train with cyclic movement, adaptation will be cyclic. अगर आप ट्रेनिंग डिस्टल से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल से डिस्टल करते हैं तो आपका एडेप्टेशन भी वैसा ही होगा. टू ब्रिंग स्पेसिफिसिटी यानी कि अपने अभ्यास में, अपनी ट्रेनिंग में, इफ यू वांट टू ब्रिंग स्पेसिफिसिटी, वी हैव टू ट्रेन विद द फॉलोइंग थिंग्स. नंबर 1, मसल्स इन्वॉल्व. जिस तरह की स्किल की फंक्शनल ट्रेनिंग करनी है, वेदर इट इज अपर बॉडी और लोअर बॉडी, और ताइक्वांडो में जितने तरह के स्किल्स हैं, से फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट किकिंग, अटैक, काउंटर अटैक, फ्रंट लेग, पंचिंग, स्टेपिंग, and footwork for distancing, whatever, any kind of explosiveness, jumping kick, counter kick, turning from front, turning from back, high kicking, continuous kicking, any kind of training you want to do, first thing you have to look into is what are the muscles involved. उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको फंक्शनल स्क्रीनिंग करना होगा. आपको पता ही नहीं है अगर कि कौन सी किक में, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, 90% लोगों से आप पूछिए कि दोलियोचागी में कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, तो एक मसल का नाम लेंगे, क्वाड्रिसेप. क्वाड्रिसेप वर्ल्ड फेमस मसल है. जिसको कोई नाम नहीं आता था वो क्वाड्रिसेप का नाम ले लेता. इट इज नॉट राइट. अ स्किल हैज डिफरेंट फेसेस. अगर पहले फेस में एक मसल ने पूरी जिम्मेदारी ली थी, तो दूसरे फेस में पहला मसल अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा पीछे हटेगा, किसी दूसरे मसल को आगे बढ़ाएगा कि अब तुम जिम्मेदारी लो. बिकॉज when you divide the skill into different phases, preparatory phase, main execution phase, extension phase, recovery phase और landing phase, whatever, अलग अलग किक्स के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है, तो ये फेसेस भी एक जैसे नहीं है. सिंपल आपचागी, इट्स अ वेरी सिंपल, सो फेसेस आर आल्सो लेस. टर्न किक, दोरगेचागी, tornado kick, there is a rotation phase, there is a stance phase, rotation phase, airborne phase, tracking phase, landing phase, recovery phase. So there are phases, the number of phases are more because वो skill is little complex in nature. तो उस कॉम्प्लेक्स स्किल में मसल्स इन्वॉल्वमेंट पता करने के लिए वी गॉट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर किक. अगर उसको ज्यादा डिटेल में जाना है तो हमें ईएमजी करनी होगी. इलेक्ट्रोमायोग्राफी करने से हमें मसल एक्शन पता चलेगा. और अगर ज्यादा मूवमेंट्स हैं तो उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो वायरलेस होने चाहिए, तो वो हम उतनी डिटेल में जा सकते हैं. लेकिन मैं एक ईएमजी अब सबके पास तो है नहीं. अगर मान लीजिए किसी का हाथ टूटता है तो वो एक्सरे मशीन खरीद के घर में नहीं लाता है, वो 200 रुपए देके अस्पताल जाएगा और एक एक्सरे करवाएगा. उसी तरह से अगर हमें किसी किक के मसल एक्शंस का पता लगाना है तो हमें जरूरी नहीं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करके भी वी कैन फाइंड आउट द मसल्स इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर स्किल. द नेक्स्ट इज मूवमेंट इन्वॉल्वड. Sorry, in muscle, I want to say one more thing. There are prime movers, they are agonists, they are antagonists. And we have to make sure which muscle is used in which phase. So that हम जब उस particular phase की ट्रेनिंग करेंगे तो हमें उस मसल का ध्यान आएगा और उस मसल को हम ट्रेन करेंगे. Next is movement involved.
Now what kind of movements are there? Translatory movement, curvilinear movement, rotatory movement. What kind of movements are there? So there are different type of movements. So इसके लिए we have to understand the movement. हमें मूवमेंट लिटरेसी होनी होगी. जैसे साक्षरता होती है ना पढ़ाई लिखाई में, हम कहते हैं कि ये लिटरेट है, ये बंदा इलिटरेट है. वी you know differentiate people based on their education. So this is also a kind of education of movements. अगर आपको मूवमेंट नहीं पता है तो आप मूवमेंट की दिशा में आप अनपढ़ हैं, और अगर आप मूवमेंट आपको पता है तो आप मूवमेंट की दिशा में आप पढ़े लिखे हैं. यानी कि मूवमेंट एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट लिटरेसी. वी शुड नो व्हाट डज द मूवमेंट से. बच्चों को हम जनरल फंडामेंटल बेसिक मूवमेंट्स कराते हैं. थ्रोइंग, जंपिंग, कैचिंग, किकिंग, गैलोपिंग, रनिंग, यू नो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स, पुलिंग, पुशिंग, ये फंडामेंटल मूवमेंट्स है जो हम बच्चों को सिखाते हैं. लेकिन बड़ों के लिए जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, अगर जैसे आप जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो वहां पे भी फंडामेंटल मूवमेंट्स है. जैसे कर्ल, पुश, पुल, हिंज, गेट, लंज, स्क्वाटिंग. सो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर देयर. उसके बाद रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आप अपने शरीर के भाग को कितना दूर फैलाना चाहते हैं, ये किक कितनी दूर जानी चाहिए. अगर आपको लगता है कि टारगेट सामने है तो आप अपने रेंज ऑफ मोशन को कम करके मारेंगे, और अगर टारगेट आपसे दूर है तो आप अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएंगे. तो ये हमारे ब्रेन में न्यूरो मस्कुलर एडजस्टमेंट होता है, जिससे उतने ही मोटर यूनिट्स रिक्रूट होते हैं जितने जरूरत है. अगर आपको अचानक से घर वाले बोलेंगे ये 50 किलो राइस का बोरा उठा के अंदर ले आइए, तो आपका ब्रेन उसके लिए तैयार हो जाएगा. आप एक 50 ग्राम का बॉल उठाने की तरह हरकत नहीं करेंगे. आपकी बॉडी विल स्टार्ट रिक्रूटिंग एडिशनल नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स so that your muscle will get immediate rapid generation of force. That is called rate of force development, RFD. उतना RFD ज्यादा होगा. तो इसीलिए हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी ये निर्धारित करेगा कि हमारी ट्रेनिंग कितनी स्पेसिफिक होगी. देन सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अब ये समझने के लिए फिर मैं पीछे जाऊंगा कि आप सभी को, बहुत लोगों को पता भी होगा जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, आपने कोई कोर्स किया है या नहीं भी किया है, तो बहुत लोग बिना कोर्स के भी पढ़ के सीख लेते हैं. तो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं मसल में. पहले तो आपको मसल की फिजियोलॉजी, मसल में जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है विच गेट्स कनेक्टेड, उसे एक सर्कोमेयर कहते हैं. बीच में जेड लाइन होती है, साइड में आई बैंड होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर सर्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब वो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन हमारे स्किल में इन्वॉल्व है. अब आपको ये अनुभव होगा, आई थिंक यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, मेनी ऑफ आवर एथलीट, किसी ना किसी एथलीट ने आपको जरूर बोला होगा, आपने उसको डांटा होगा कि तुम खेल क्यों नहीं रहे हो ठीक से. वो बोलेगा सर मेरे पैर टाइट हो गए स्टेपिंग करते करते, फाइट के अंदर मैं गया था, मेरे पैर टाइट हो गया, मेरे काफ टाइट हो गया. अब आप बोल रहे हैं कि ठीक है तुम और ट्रेनिंग करो, लेकिन आपने उसमें ध्यान नहीं दिया कि पैर टाइट हुए थे, क्यों हुए थे. पैर टाइट हो गया, आपने क्या बोला, ठीक है तुम दौड़ो, तुम किकिंग करो. एक्चुअली पैर जो टाइट हुए थे, इट वाज एन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप एंड काफ. अब आपको इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का पता नहीं है. इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज अ कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द टेंशन डेवलप्स इन द मसल but the lengthening and shortening of the muscle does not take place. That means the muscle remains the same, only tension develops. यानी कि हाफ स्क्वाट पोजीशन में वो कंटिन्यू स्टेपिंग करता रहा, और हाफ स्क्वाट पोजीशन में काफी देर तक स्टेपिंग करते 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 उसके मसल इसेंट्रिकली टायर्ड हो गए. दैट मींस अगर उसे आप कॉन्सेंट्रिक ट्रेनिंग कराएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इसेंट्रिकली वीक है. कॉन्सेंट्रिकली वो अच्छा हो सकता है, उसके जंप्स अच्छे हो सकते हैं, उसकी एक्सप्लोसिव अच्छी हो सकती है, उसकी स्प्रिंटिंग अच्छी हो सकती है, सब कुछ अच्छा हो सकता है. लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि उसका जंप अच्छा है लेकिन उसकी लैंडिंग ठीक नहीं है. तो एक जंप में टेक ऑफ भी होता है, एयरबॉर्न फेज भी होता है, जिसे हम एमोर्टाइजेशन फेज कहते हैं,
और हम उसे लैंडिंग फेज भी होता है। तो हम किसी चीज को जब तक फेसेस में नहीं डिवाइड करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहां है। सो कॉन्ट्रैक्शन सेम होना चाहिए। अगर अभी मान लीजिए स्टेपिंग में उसका क्वाड्रिसेप टायर्ड हो गया, तो हमें उसी तरह की ट्रेनिंग करानी चाहिए जिसमें उसी स्टेपिंग के मूवमेंट्स हो और सेम कॉन्ट्रैक्शन हो। नेक्स्ट इज सिमिलर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमने कॉन्ट्रैक्शन तो चुन लिया, ठीक है, पता चल गया इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। जैसा मैंने बताया इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल को लेंथन करता है। जब हम बाइसेप कर्ल करते हैं, जब हमारा डंबल नीचे आ रहा होता है तो हम ऐसे छोड़ नहीं देते हैं, वो धीरे धीरे हम नीचे लाते हैं, तो वो मसल लंबाई है लेकिन टेंशन में फिर भी है, उसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब हम हाफ स्क्वाट में ज्यादा देर तक बैठते हैं या स्टेपिंग करते हैं, वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो उसकी जो स्पीड है, अगर आप स्टेपिंग के मूवमेंट में उसे खड़ा करा दें कि ठीक है तुम स्टेपिंग के मूवमेंट जैसे करते थे स्टेपिंग, तुम वैसे खड़े हो जाओ, और उसी पोजीशन में उसको ज्यादा देर तक आप खड़ा रखते हैं, ठीक है, आपने सोचा कि ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। फिर हमने क्या गलती कर दी, वहां पे हमने उसे इसेंट्रिक ट्रेनिंग की जगह पे हमने उसे आइसोमेट्रिकली ट्रेन करना चालू कर दिया, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में टेंशन इज व्हेन द मसल इज लेंथन्ड। और जैसा मैंने उस दिन बताया था पीएनएफ स्ट्रेचिंग के बारे में कि गोल्गी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल ये हमारी बॉडी में है। जब हम, अभी मैंने बताया जैसे बाइसेप कर्ल हम कर रहे हैं, बाइसेप में बहुत ज्यादा हमने वेट ले लिया और हम ऐसे नीचे जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इसेंट्रिकली हम इसे धीरे धीरे नहीं ले जाके पाएंगे, नीचे नहीं ले जा पाएंगे, तो हम ये डंबल को छोड़ देंगे या जमीन पे गिर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मसल टूट जाएगी। ये नेचुरल अरेंजमेंट है, भगवान ने बनाया है। गोल्गी टेंडन ऑर्गन ये इनहिबिट करता है। सेम वे जब हम स्टेपिंग करते हैं तो हमारे मसल का जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो हमें ट्रेनिंग में मिमिक करना होगा, उसकी कॉपी करनी होगी, तब ये स्पेसिफिक हुआ। एंड द लास्ट इज सिमिलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मैंने पिछली क्लास में बताया था नीड्स एनालिसिस में कि सिमिलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि जितनी देर तक मुझे वो करना है उतना ही करना होगा। ये नहीं कि आप उसको पनिशमेंट देने के लिए आप बोलो तुम आधा घंटा यही करो या 10 सेकंड करके छोड़ दो। सो आपको वो टाइमिंग मैच करना होगा जितने टाइमिंग में मैच होता है। नाउ दो चार और बातें बताऊंगा, फिर हम वीडियो की तरफ जाएंगे। आई विल शो सम ऑफ द वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस, इफ इट वर्क्स। नाउ फंक्शनल मूवमेंट्स डिपेंड्स ऑन जॉइंट मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। एक बेटन स्कोर होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या है। डायनामिक बैलेंसिंग एबिलिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। वेस्टिबुलर, यहाँ कान के पास होता है, आपने कभी सुना होगा, वेस्टिबुलर सिस्टम है, वेस्टिबुलर फ्लूइड होता है जो हमारे बैलेंस को निर्धारित करता है। बैलेंस सिर्फ हमारे पैरों से और हाथों से नहीं होता, हमारे ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं। अगर वेस्टिबुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, हमारा बैलेंस इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, और उसका अपना ट्रीटमेंट है। वहां पे एक छोटा सा लिक्विड होता है, जो लिक्विड ये निर्धारित करता है, वो हमें बताता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हम कहाँ पे हैं, हमें कितना झुकना है, कितना गिरना है, हम सामने हैं या पीछे हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर फ्लूइड रादर। देन वी हैव गॉट विजुअल परसेप्शन, देख के। आपने देखा होगा जब हम फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट करते हैं या स्टॉर्क टेस्ट करते हैं, जो हम एक साथ एक आंख, दोनों आंखें बंद करके एक पैर पे हम खड़े होते हैं, तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा बैलेंस गड़बड़ाता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट अवर बॉडी विद अ विजुअल परसेप्शन बाय विद द हेल्प ऑफ थिंग्स व्हाट वी कैन विजुअलाइज नियर बाय। सो वो डिलीट हो जाता है, वो कट जाता है उसमें से। Then we have got proprioception. Proprioception is again a kind of training which is a combination of strength and balancing. It is very very important nowadays, and for taekwondo बहुत ही जरूरी है proprioception, dynamic proprioception.
द नेक्स्ट है काइनेटिक चेन प्रिंसिपल। जिन्होंने बायोमैकेनिक्स पढ़ा है उन्हें पता होगा काइनेटिक चेन प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें दो होते हैं, ओपन एंड क्लोज काइनेटिक चेन। जिनको नहीं पता है आप ये सारी बातें गूगल कर लें, लेक्चर सुनते सुनते आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछने के पहले तो गूगल का सहारा लेंगे ही। द नेक्स्ट इज फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीन। फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीन में भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो बॉडी के अलग अलग मूवमेंट्स को, जैसे डीप स्क्वाट टेस्ट, हर्डल स्टेप टेस्ट, इनलाइन लंज टेस्ट, शोल्डर मोबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमारे बॉडी में इसिमेट्री को बताते हैं। कौन से मसल्स अंडर यूज्ड है, कौन से मसल्स ओवर यूज्ड हैं। हमें लोअर क्रॉस सिंड्रोम है, अपर क्रॉस सिंड्रोम है, जो बॉडी में इम्बैलेंसिंग है वो अपर लोअर बॉडी में है, एंटीरियर पोस्टेरियर में है, लैटरल है, या एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, किस तरह का इम्बैलेंस है, ये सब कुछ पता चलता है फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीन से। एक बहुत अच्छी बुक भी है और कुछ वीडियोस भी हैं, यू कैन गो थ्रू इट। देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअम। शायद ये नाम आपने नहीं सुना होगा, कोऑर्डिनेशन तक तो ठीक है, कंटिन्यूअम। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअम का मतलब होता है कि किसी एक स्किल को धारा प्रवाह तरीके से करना। अगर फोर्स और किक एक साथ यूज होना है तो एक साथ होगा, स्टेबिलिटी पहले, स्नैपिंग बाद में यूज होना है तो आपको मालूम होना चाहिए। बैलेंस और एमिंग दोनों में फर्क है तो आपको मालूम है। आप अगर ठक ठक दो किक मारेंगे, दोनों में स्कोर आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आप ठक ठक मारेंगे, chances are there, because again this electronic device also needs some time to grasp the signals. If it is very fast, it's well and good, but again you have to definitely control your movements. इसके लिए न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो यहां से जितने भी पॉइंट्स आप देखिए, जॉइंट मोबिलिटी, उसके बाद डायनामिक बैलेंसिंग, इन सभी को मैं आगे डील करूंगा। जैसे जॉइंट मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको, इस स्लाइड को जरा आप ध्यान से देखें। हमारी नेक को स्टेबिलाइज करने की जरूरत है, और जो छाती के सामने की स्पाइन है, थोरैसिक रीजन जिसे कहते हैं, उसे मोबिलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि हमें मूवमेंट करना होता है और वहां पे इंजरी के चांसेस कम होते हैं। आपने नहीं सुना होगा ज्यादा कि किसी का थोरैसिक रीजन की में डिस्क प्रोलैप्स हो गया। फिर हम आते हैं लुम्बार। देखिए, नेक को स्टेबिलाइज करने की जरूरत है, वहां इंजरी होती है। कमर को स्टेबिलाइज करने की जरूरत है, वहां भी इंजरी होती है, क्योंकि वहां कमर के आसपास आप देखिए कंकाल में कोई और हड्डी नहीं है, इट इज ओनली सराउंडेड विद द कोर मसल्स, कोई बड़ी मसल नहीं है। सो उसको ठीक करने के लिए वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर। फिर हम नीचे आ जाते हैं हिप जॉइंट में। हिप जॉइंट को मोबिलाइज करने की जरूरत है। अगर हिप जॉइंट को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मूवमेंट खराब हो जाएंगे, तो हिप जॉइंट को मोबिलाइज करने की जरूरत है। फिर घुटना, नी हैज ओनली टू मूवमेंट्स, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, whereas hip has got several movements, extension, flexion, adduction, abduction, circumduction, internal rotation, external rotation, all these things are there. But the knee joint has only two movements, that is flexion and extension. So it is very important we coaches do prehabilitation of our athletes by giving lot of strengthening training. फिर आ जाते हैं एंकल में। एंकल को मोबिलाइज करने की जरूरत है, एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग करने की भी जरूरत है, बट इसकी स्टेबिलिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि इसकी लैक्सिटी कम हो जाए। अब आप पूछेंगे लैक्सिटी क्या है, तो लैक्सिटी को कहते हैं लचकता। इसीलिए बाजू में मैंने ये बेटन स्कोर दिया है। एक बात मैं बता दूं आपको, एक सबसे डेंजरस कॉम्बिनेशन किसी खिलाड़ी का हो सकता है, यंग एथलीट्स का स्पेसिफिकली, द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन इज लैक ऑफ स्ट्रेंथ and high degree of laxity. If the athlete is very flexible and weak, you are going to damage, and he or she is into full training and you don't know. You want him or her to do a lot of explosiveness, jumps, speed work. Be ready for a medical insurance. You are going to send her to the hospital soon because it is a very dangerous combination. बहुत ज्यादा chances हैं कि वो एथलीट इंजूर होगा। इसीलिए बाजू में देखिए लिखा हुआ बेटन स्कोर,
ये हाइपर मोबिलिटी को जानने के लिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ऐसे करके अपने अंगूठे को यहाँ टच कर लेते हैं, या कानी उंगली को पीछे लगा लेते हैं, एल्बो को हाइपर एक्सटेंड कर, एल्बो ऐसे सीधा करेंगे तो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा। इसके 9 स्कोर हैं, और अगर 9 में 4 से ज्यादा किसी को मिला तो वो हाइपर मोबिलाइज है। उसकी जो हाइपर मोबिलिटी है उसको स्टेबलाइज करना होगा। बिना उसे स्टेबलाइज किए हम ताइक्वांडो की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, फंक्शनल ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है, उसे बेसिक मूवमेंट्स कराने में भी खतरा है। तो ये जो बेटन स्कोर है ये 9 होता है। जैसे राइट थंब लेफ्ट थंब दोनों के एक एक पॉइंट है। इधर राइट की ये कानी उंगली लिटिल फिंगर, अदर हैंड, सो 4। देन राइट एल्बो लेफ्ट एल्बो 6। like that we can have right knee left knee and then trunk। इसमें अगर कहीं भी हाइपर एक्सटेंशन है या ये जैसे हम टच कर ले रहे हैं तो मुझे एक स्कोर मिल जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव यानी कि आप खुश मत हो, ये पॉजिटिव माने कोरोना पॉजिटिव। अगर ये टच हो गया, इधर टच हो गया, इट मींस दैट पॉजिटिव, that means it is dangerous। I already got a score, and out of 9 if I get 4 scores I am hypermobilized, my body is prone to hypermobility and my joints are hyperextended। So when hyperextension is there, the PNF काम नहीं करता, उसके जो मतलब जो इनहिबिशन है वो अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि बॉडी गोज बियॉन्ड इट्स लिमिट्स। सो जॉइंट मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप फंक्शनल ट्रेनिंग दें। डायनामिक बैलेंस। अब डायनामिक बैलेंस किसी का अच्छा होगा किसी का खराब होगा, उसके कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं। सो पहला वेस्टिबुलर, जैसा मैंने बताया कान के पीछे, इट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, आई विल जस्ट टॉक अबाउट द रीजन बिकॉज आई एम नॉट अ ENT स्पेशलिस्ट। सो आई विल जस्ट से ये कहां इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट्स एंड गेज स्टेबिलाईजेशन, यानी कि हमारे बैलेंसिंग को ये कंट्रोल करता है। एंड देन विजन, पोस्चर कंट्रोल, स्पाइन स्टेबिलिटी, तो ये विजुअल परसेप्शन हो गया। एंड देन प्रोप्रियोसेप्टिव, यानी कि जो प्रोप्रियोसेप्शन जिसे हम कह रहे हैं, प्रोप्रियोसेप्शन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्रोप्रियोसेप्शन इज मसल जॉइंट्स एंड स्किन अवेयरनेस। हमारी बॉडी हमारे आसपास के वातावरण से कैसे अवगत है, हाउ आवर बॉडी इज अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट वी आर सराउंडेड विद एंड वी आर एबल टू एडजस्ट अवर मूवमेंट्स। हम जब मैट पे खड़े होते हैं हमें पता होता है कि मैं नंगे पैर खड़ा हूं। अगर मैं हम सैंड पे रनिंग करते हैं हमें पता होता है द सरफेस इज अनस्टेबल, सो आई हैव टू रन। इफ आई एम रनिंग ऑन द सिंथेटिक ट्रैक, इफ आई एम रनिंग विदाउट शूज, if I'm training with taekwondo shoes, I'm fighting with the sensing socks. So this is external environment which makes our movements adjusted, and that quality is called proprioception. A person who is not able to do that, he proprioception is weak. Now I am coming to kinetic chain principle। उस वक्त हेडिंग बताई थी, अब इसे समझ लेंगे। kinetic chain principle इज हमारा जो शरीर है ना, ये एक काइनेटिक चेन की तरह, एक जंजीर की तरह है। अगर ये जंजीर कहीं से भी टूटेगी ना तो हमारे मूवमेंट्स बिखर जाएंगे। इंजुरी होगी वो अलग बात है, वी विल गेट इंज्यूर्ड, दैट इज वन थिंग डेफिनेटली, बट द अदर थिंग इज दैट आवर मूवमेंट्स विल बी बैड। इंजुरी तो है ही, बट सम पीपल दे ट्रेन नाउ हाउ टू से नहीं सर मैं करूंगा, but no use, if you are fit only you can do that। So both the sides is the problem, movement side and health wise। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि 3 स्टेजेस होते हैं परफॉर्मेंस के, हेल्थ, फिटनेस, परफॉर्मेंस। इफ यू आर हेल्दी you can try to become fit, if you are fit you can try to perform, if you are unhealthy and you are trying to perform then it is again a rare blend। So ये आप साइड में चेन देख रहे हैं, जंजीर, जिसमें आप देख रहे हैं कि बीच की जंजीर जो है थोरेसिक
और लुम्बार के बीच का वो इट इज लिटिल वीक। अगर ऐसा है तो यू आर गोइंग टू गेट बैक इंजरी। बाजू में देखिए आप दो ये एनिमेटेड जीआईएफ्स देख रहे हैं, दैट इज क्लोज्ड काइनेटिक चेन एंड ओपन काइनेटिक चेन। अब ये क्लोज्ड काइनेटिक चेन और ओपन काइनेटिक चेन क्या है, इसे समझने के लिए भी यू हैव टू गो टू स्टडी लिटिल बिट ऑफ बायोमैकेनिक्स। दैट इज क्लोज्ड काइनेटिक चेन का मतलब होता है इट इज अ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज and you are standing on the floor and all the joints are connected to each other and they are moving in one particular line is called closed kinetic chain. Open kinetic chain देखिए मशीन पे बैठे हैं नीचे and he is swinging। अब दोनों एक्सरसाइज is for quadricep, एक फ्री वेट्स है, क्वाड्रिसेप है, ग्लूट भी है, इन्वॉल्व है, बट बेसिकली अगर हम हाफ स्क्वाट कर रहे हैं तो इट इज अ क्वाड्रिसेप डोमिनेटिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं मशीन्स में। तो फर्क यहाँ पे क्या है कि सपोर्टेड एक्सरसाइज जो होते हैं, ट्रेडिशनल एक्सरसाइज, इनमें ज्यादा फायदा नहीं होता बिकॉज इट इज आइसोलेटेड। आइसोलेशन का मतलब क्या? आइसोलेशन, अभी जैसे चिकन पॉक्स या कोरोना हो जाता तो हम अकेले कमरे में बंद हो जाते हैं ना, आइसोलेट हो जाते हैं। तो वही आइसोलेशन मीनिंग इज कि when a muscle is working with isolation, other muscles are not working. Stabilizer, neutralizer, other antagonist, all are relaxing. But then only that particular muscle is working. So we say that this is isolated exercise. और isolated exercise में performance की उम्मीद करना बेवकूफी है, क्योंकि it does not have any kind of challenges. बॉडी में कोई चैलेंज नहीं है। अब ये मशीन में बैठ के हम गाने भी सुनते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारों को देखा होगा, यहाँ पे तो अलाउड हम नहीं करते हैं, लेकिन कई कई जिम्स में वो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं और लेग एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। इसका मतलब योर ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। यू हैव टेकन सम कंफर्टेबल वेट जो आप कर सकते हैं एंड यू आर डूइंग सम वेरी कूल एंड काम एक्सरसाइज एंड यू वांट परफॉर्मेंस। इट इज नॉट पॉसिबल। आवर बॉडी हैज टू बी, इसीलिए मैं पीछे जाता हूं फिर से, सेड प्रिंसिपल, specific adaptation to imposed demand, यानी कि we have to challenge our system, whether it is a skeletal system, muscular system, neuromuscular system, cardiovascular system, it has to be challenged। अगर ये चैलेंज नहीं होगा और हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग लोड को यूज नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस आएगा ना। सो काइनेटिक चेन प्रिंसिपल को यहां रोकता हूं, इसको समझना होगा। काइनेटिक चेन प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। इसको जानने के बाद ही हम अच्छे एक्सरसाइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से, और क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस आर प्रेफर्ड फॉर फंक्शनल ट्रेनिंग, नॉट ओपन काइनेटिक चेन। क्योंकि ओपन काइनेटिक चेन में हम एक कुर्सी में बैठे हुए हैं, हमारे पैर लटके हुए हैं एंड वी आर जस्ट मूविंग। मैं जो बता रहा था फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग, सो दिस देयर आर सम 7 एक्सरसाइजेस। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, एक एक एक्सरसाइज को समझना होगा। इसमें भी स्कोरिंग होती है, आपको कितने स्कोर्स मिले उस पर डिपेंड करता है। उसमें कमेंट्स आते हैं, उसकी एक स्कोर शीट है एंड वी राइट दैट हाउ मच स्कोर यू हैव गॉट। सो बेस्ड ऑन दो स्कोर्स it is seen that your this muscle is tight, that muscle is weak, based on that फिर corrective exercise दिए जाते हैं। This is only screening। आप स्क्रीनिंग करने के बाद इसकी रिपोर्ट ले जाके आप रख दीजिए तो कुछ फायदा नहीं होगा। इट इज ओनली, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज ओनली अ डायग्नोस्टिक अप्रोच, इट इज नॉट द ट्रीटमेंट अप्रोच। इट विल ओनली टेल यू व्हाट इज देयर एंड हाउ टू चेंज इट, और हाउ यू ट्राई टू चेंज इट, इट इज अप टू यू। सो फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग, ये जो एक बता रहा था मैं, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअम। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअम का अर्थ होता है कि जरूरी नहीं है कि मसल एक्शन और किकिंग एक्शन एक साथ हो। Sometime we use our muscle action. We use our muscle action. Just hold it. Opponent comes and hits our kick, and we get a score. Determining the optimal timing of the muscle action. We lift the leg, and we don't open. When opponent comes, we open the kick. Opponent push, I go back. Without landing my front leg, I go forward and I hit the head. So this is called coordination continuum, यानी कि coordination is not broken in between, it continues.
कंटिन्यूअम का दूसरा वर्ड कंटिन्यूअस कह सकते हैं, बट कंटिन्यूअम इज द राइट वर्ड, क्योंकि बीच में तोड़ के दोबारा जोड़ना सेंस है इस मतलब इसका. नाउ हाई किकिंग मूवमेंट आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑफ अटैक. We adjust our kicking movements according to that target, and then mind it, our neuromuscular adaptation will say if it is a body kick, power, if it is head kick, accuracy. So this adjustment is only possible when we are trained neuromuscularly. एरिना में जाने के बाद if you shout at the athlete कि तुम्हें हेड दिख रहा था, तुमने मारा क्यों नहीं, then you have to go back and question yourself कि मैंने कितनी बार इस पर्टिकुलर सिचुएशन की ट्रेनिंग अपने एथलीट को करवाई थी. तब आपको खुद महसूस होगा नहीं, मुझे उसको डांटना नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को डांटना चाहिए. आई हैव नॉट डन जस्टिस टू माय वर्क. सो माय डियर कोचेस, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ हाई फोर्स, मोर साइमल्टेनियस एक्शन, middle kick, because force is high. Low force and high speed, more sequential action, head kick. So different type of kicking movements, different type of force application. If it is a turning kick, तो हमारे मसल्स क्या करेंगे, टर्निंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि the faster you turn, टोटल किकिंग टाइम में फर्क आएगा. आप सोचिएगा कि मैं टर्न धीरे से करूंगा और किक तेजी से मारूंगा, आपकी टोटल किकिंग टाइमिंग लेट हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी. तो आपको ये देखना है कि मेरी इसीलिए मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया, ये किताबों में लिखा है, आई एम जस्ट कन्वेइंग टू यू कि इफ यू ब्रेक द स्किल इनटू डिफरेंट पार्ट्स, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच फेस, व्हाट आर द मसल्स इन्वॉल्वड इन ईच फेस, व्हाट आर द जॉइंट्स and different type of muscle contractions are involved, what kind of movements are involved, what muscle contraction each phase, and then accordingly we can train. Now coming to the spectrum of functional movement. फंक्शनल मूवमेंट यानी कि सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज से मल्टीपल जॉइंट एक्सरसाइज की तरफ जाना. मतलब आप अगर कोई सिंगल जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिंपल लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं, पंचिंग के लिए सिंपल मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हैं पंच का, तो आपको इमीडिएटली मल्टीपल जॉइंट एक्सरसाइज की तरफ शिफ्ट होना होगा, तभी वो फंक्शनल बनेगा. यानी कि एकल जोड़ से एकाधिक जोड़ की तरफ, सहयोग से सहयोग के बिना, यानी कि एक्सरसाइजेस व्हिच यू आर डूइंग विद द सपोर्ट, you got to switch over to the exercise, same exercise without support, unsupported, बैठ कर और खड़े होकर. So how many movements we do in the arena by sitting? For example, मुझे किक खड़े होके मारना है और मैं किकिंग की ताकत जिम में जाके एक कुर्सी पे बैठ के उसको बढ़ाना चाह रहा हूं. That means I am trying to develop something by sitting in on the exercise machine, but my target is to convert this force application or strength, whatever I develop, into my kicking result. It is very difficult. Conversion. हम आटा गूंथते हैं और उसको चपाती बना के हमें खाना होगा. हम गीला आटा ऐसे खा नहीं सकते, हमें उसके शेप को कन्वर्ट करना होगा. हम खा आटा ही रहे हैं, लेकिन उसका जो शेप है वो बदल रहा है, उसको चपाती के रूप में बना के हम खा रहे. सेम वे वी गॉट टू convert the strength what we have developed or the movements through the movement training. If I am not doing that, if I am not doing functional training, I am not converting the potential strength into functional strength. So seated and standing, हमें परफॉर्म स्टैंडिंग करना है और हम स्ट्रेंथनिंग सीट बैठ के कर रहे हैं. नाउ दो तरफा एक तरफा, बाइलैटरल यानी कि दोनों पैर पे खड़े होकर मूवमेंट करना, एंड यूनिलैटरल यानी कि एक पैर पे. हम फिर कंपटीशन में जाते हैं और ये ध्यान लगाते हैं कि हम ज्यादा देर हम दोनों पैरों पे रहते हैं या एक पैर पे रहते हैं. ओके फाइन. किसी ने बोला नहीं सर ज्यादा देर मैं दोनों पैर पे रहता हूं, जब मैं किक मारता हूं तब सिर्फ मैं एक पैर पे आता हूं. ओके फाइन. सो स्टेपिंग काइंड ऑफ मूवमेंट्स वी विल बी डूइंग बाइलैटरल, एंड किकिंग टाइप ऑफ मूवमेंट वी विल बी डूइंग यूनिलैटरल. दैट मीन्स जितनी देर मैं सिंगल लेग पे खड़ा रहता हूं, मुझे उतना ही देर यूनिलैटरल. अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा, मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से थोड़ा सा बाहर आ रहा हूं 30 सेकंड के लिए. स्क्वाट है, हम स्क्वाट करते हैं, तो अब फंक्शनली मुझे ये कहां हेल्प करेगा, कुर्सी से उठने और कुर्सी पे बैठने में.
मैं लंजेस करता हूं, लंजेस, मुझे ये फंक्शनली कहां हेल्प करेगा? मेरी नॉर्मल रूटीन में, सीढ़ियों को चढ़ने में और उतरने में, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने में जो मूवमेंट है, लंजेस में वही मूवमेंट है। आई एम कमिंग बैक टू दिस स्लाइड अगेन। जब तक हम इसका कन्वर्टेड रिस्पॉन्स क्या होगा हमें पता नहीं है, या हम आशा नहीं करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ ऑल आवर हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो बातें वहीं रह जाएंगी। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। नाउ अस्थिर, स्थिर से अस्थिर सतह। बॉडी में चैलेंजेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में चैलेंजेस बढ़ेंगे तभी हम ज्यादा कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल स्टेबल टू अनस्टेबल सरफेस। अभी मैंने बताया था मशीन से स्वतंत्र भार, यानी कि मशीन के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस से फ्री वेट्स के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, फंक्शनल एक्सरसाइजेस आर मोर बेनिफिशियल। I will just switch on to some videos now. I will just show. I hope these videos will work. And if I, Balu sir, if the video does not play, please मुझे बताइएगा. Yes, sir. Okay. Can you see the video? Can you see the video? No, sir. No, sir. No? No, no, sir. Okay. Okay. So please minimize the PPT, sir. Oh, I see. Play video outside, sir. Okay, fine. I see. Okay, I will just, you want me to play the video outside, right? Okay. But then Directly go to the. So you please go to the folder, sir. okay. So please go to the folder before हम लोग पहले जो बात किया है ना सर, ऐसे जो पहले फोल्डर में जाइए सर, फिर उसको ओपन कीजिए सर. Okay. Is it okay now? No, सर, अभी तक नहीं आया. अब बैक जाकर है ना सर, फोल्डर में जाइए सर. जो आपका जो लैपटॉप है ना सर, उसका फोल्डर में जाइए. मैं फोल्डर में ही हूँ. नहीं सर, अभी इधर से हमारा एक्चुअली स्क्रीन आउट नहीं हुआ है. आपका जो पीपीटी है ना, इसे पड़ा है. ओके, सो मैं पीपीटी को बंद कर देता हूँ एक बार. हाँ, नाउ इट्स ओके, ओवर गया है सर. अभी दोबारा फोल्डर में जाइए सर, जो वीडियो का. तो स्क्रीन शेयरिंग में दोबारा करूंगा ना? हाँ सर, यस. ओके. हाँ सर, नाउ अभी आपका फोल्डर आ गया. अभी कौन सा वीडियो उसमें आप क्लिक कीजिए सर. अच्छा, आई विल नॉट ओपन द पीपीटी की जरूरत नहीं है अभी ओपन करने की? नो नीड सर. आप ओनली जस्ट एक्सप्लेन सर. आप ओके. इज इट कमिंग नाउ? नो सर, अभी आप क्लिक नहीं किया है ना सर? किया, मैंने क्लिक किया. नहीं है सर, क्लिक नहीं किया. एक्चुअली आपका कर्सर ऊपर है सर. नाउ यू प्लीज ब्रिंग योर, आपका जो माउस है ना सर, उसमें जो कौन सा वीडियो इसमें लेकर आइए सर. क्या हो गया? अभी ओपन हो गया. अभी सर, ओके सर. अभी कौन सा वीडियो सर, उसमें क्लिक कीजिए सर. ओके, नाउ इट्स ओके. या. Okay. So now you can see this small child is doing a kind of static balance. Okay, and he is standing and doing it. Abhi, I must thank small children just for the sake of this course. I requested them कि एक वीडियो बना के भेजो, तो बच्चों ने अपने घर से वीडियो बना के भेजा है. You can make, there may be much better children. All the children are good, so you can make some videos out of your athletes. So you can see this, and then we can add some fun into this training. This is all again functional kind of training. So मुझे बताना नहीं आएगा तो. Okay, so this kind of exercises can be done for the athletes where lot of dynamic balance is required. Children can do with the balloons or ball or whatever, and I'll show few more.
Now you see, if the child is doing exercise like this, ये कैसा एक्सरसाइज है आप लोगों ने अभी पढ़ा था, विथ सपोर्ट, ये सपोर्ट के साथ किया हुआ एक्सरसाइज है। लेकिन अगर हम इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर इसका एंगल हम थोड़ा सा बदलते हैं, तो ये एक्सरसाइज अब डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि किक जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हेल्प नहीं है, हेल्प सामने है। सो डिफिकल्टी हैज इंक्रीज्ड, एंड जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो है बिना सपोर्ट के करना। Okay, so this is kind of static and dynamic balance, and I will make it little more dynamic when you close your eyes. If you close your eyes and do stepping, it has got much challenges. बहुत ज्यादा challenges हैं, क्योंकि eyes close हैं and they are working on one leg. So you can see the challenges are increased. It is not easy to perform free steps closing eyes. So children have to train some movements by closing eyes, and then, so this is a kind of functional training in that lot of challenges are there on proprioception, vestibular system. It is a neuromuscular, because you have to be aware of area. You can't go here and there. आंखें बंद हैं, so अंदाज लगा के बच्चों को ट्रेनिंग करनी। Then, if children are not able to do this, then we can start off with some balancing with support. This is balance with support. They are using TRX band. TRX is a total resistance exercise band. So this kind of training is good for before they do independently. In this, many variations can be done. You can do multiple. So this is again a kind of specific training. Gradually you can convert into functional training. जैसे जैसे हम support हटाएंगे, ये specific training से functional training की तरफ चला जाएगा. And next I am coming to some exercises for the players. Say for example, you can use barbells. You can use barbell for making the training little more functional. I don't know if it is being played. So with the barbell, we can make the training little more. The neuromuscular challenges are increased. Again, movement has to be specific, same energy system, same contraction, same movements, and same metabolic demand, same speed. Then अभी जैसा मैंने बताया था stepping के लिए, so if the athlete is getting tired in the stepping, this kind of steps, we can use barbell, we can use banana bags, we can use different type of other modalities in which अभी यहाँ पे क्या है, quadricep में eccentric contraction हो रहा है बहुत अच्छे से, and that is being, quadriceps are being, quadriceps and gastrocnemius calf is being challenged. Now coming to the bending exercises, we need a lot of balance. So balance के लिए body has to adapt, क्योंकि as I told you, core बहुत ही dynamically train होता है. So when we bend sideways, recovery is very difficult. Body bend करने के बाद recovery becomes very difficult. So this, when we bend side, our latissimus dorsi stretches and it has to contract back again. So जैसे जैसे मूवमेंट अच्छे होते जाएंगे, हम रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग है. अगर यहाँ पे वजन ज्यादा दे दिया जाए तो मूवमेंट खराब हो जाएंगे. तो इसीलिए मैंने पहले बताया था कि फंक्शनल ट्रेनिंग इज मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग.
So resistance is not important, that is secondary. उसके बाद धीरे धीरे हम प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगे, मूवमेंट बड़ा करेंगे. मूवमेंट जैसे जैसे बड़ा होगा हम वैसे वैसे बारबेल का साइज छोटा कर देंगे या फिर हम वजन कम कर देंगे. सो लाइक दैट. क्योंकि ज्यादा मूवमेंट करने के लिए वी नीड, हाँ, नाउ चेंजिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, द एथलीट इज ट्राइंग टू मूव हिज बॉडी. ये अगर इसमें ज्यादा वेट होगा सो मूवमेंट्स विल बी बैड. Every time body has to go back and then come. For dragging, body नीचे रखते हुए सिंगल लेग में ड्रैग है, तो द ड्रैगिंग हैज टू बी रियली फास्ट एंड अपर बॉडी हैज टू कंट्रोल. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी जगह में लेकर आना है जिससे कि यू डोंट फॉल. Now next is with the elastic band. We can use elastic band for different type of functional training, that is footwork with resistance. अब हम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दे देंगे तो मूवमेंट्स खराब हो जाएंगे, इसीलिए मूवमेंट्स को बना के रखते हुए यू कैन सी द इलास्टिक बैंड इज टाइड एट द एथलीट्स ट्रंक. इन दिस यू कैन डू डिफरेंट वेरिएशंस. इलास्टिक बैंड, ये जो एक्सरसाइजेस हैं, दिस वी हैव डन इन अ शॉर्ट टाइम. सो एज आई टोल्ड यू, देयर इज no limit of functional exercises. All the coaches can create the exercises with their own creativity, and you can make sure those principles of functional training कि आपको किस जगह पे कंसंट्रेट करना है. मूवमेंट के साथ साथ आप कहां पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, you have to understand that. Then coming to, you can also do the exercises by using Bosu ball. This gives lot of challenges to your balancing and targeting. Whole body is balanced. If the core is not dynamically strong, then core का सबसे सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम प्रिपरेटरी फेज में भी सिटअप, स्पेसिफिक जनरल प्रिपरेटरी फेज में भी सिटअप, स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेज में भी सिटअप और कंपटीशन फेज में भी सिटअप. हम उसका प्रोग्रेशन नहीं करते हैं, इसीलिए कोर खराब होने के चलते बैलेंस खराब हो जाता है. तो द सीक्वेंस इज कोर is core stability, then core strength, then dynamic core. We can also increase the challenge. Challenge हमेशा बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि जितना ज्यादा चैलेंज होगा उतना ही एथलीट को मुश्किल होगी करने में. See now the challenge is increased, so athlete has a difficulty in balancing himself. So इसीलिए नी और एंकल जॉइंट हैज टू बी रियली स्ट्रांग, क्योंकि पूरी बॉडी का वजन उस पे है, and the surface is unstable. So when the surface is unstable and the athlete is not ready, then we may expect some injury. So better not to do that. Rehabilitation is very important. See now, whenever the challenges are increased, body has to adapt. So like this, there are n number of exercises which we can develop. I have just shown a few. You can use plyometric box, Swiss ball, ankle weights, mini hurdles, ladder, bigger hurdle. मतलब ये जो फंक्शनल एक्सरसाइजेस है, इसकी कोई नहीं, जिस क्रिएटिविटी कोच के है
Okay, thank you very much. I hope that the session was useful to all. And now I take leave, and I wish everyone a very safe stay at home. आप अपने परिवार के साथ सेफ रहें, यही कामना करता हूं, और आप सभी को मेरा नमस्कार. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. Balu sir, there are no questions, so I think we can, and we are already running short of time, so I think we can. Hello, Balu sir, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So I think I'm done with I'm done with the session. So there are no specific questions as of now. Okay, sir. Okay. Yeah. So I think we can just So 1 minute, sir. So Yeah. on the behalf of all the participants and on my personal behalf, I thanking Gautam Singh Virdi sir, because this is your last session. Already you have done 4 very informative session for this online coach development program. So thank you from the entire Taekwondo family to Sri Gautam Singh Virdi sir. Balu sir, there is one small question is there. I think it is the only question. So please. How to increase core dynamic stability? The question is from Mr. Rohan Roni somebody. So Roshan Roni. yeah, Mr. Rohan, I believe. Roshan. So there are some comments from different people. Thank you very much for the appreciation. कोर स्टेबिलिटी जो होती है वो कोर स्टेबिलिटी शुरुआत का फेस है. ओके, अगर किसी को इंजरी होती है पहले, तो रिहेबिलिटेशन में जिस तरह से अलग अलग फेसेस हैं, उसी तरह से कोर स्टेबिलिटी में भी अलग अलग फेसेस. कोर पहले कोर स्टेबिलिटी है, यानी कि जॉइंट्स जो ट्रंक लुम्बो पेल्विक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसे. ओके, लुम्बो पेल्विक हिप कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. सो उसको पहले स्टेबिलाइज करना होता है. बैक, फ्रंट, साइड एंड सर्कल. एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, मल्टीफिडस, क्वाड्राटस लंबोरम, इरेक्टर स्पाइने, rectus abdominis. This type of all the muscles has to be stabilized. उसके बाद उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रेंथ. उसके बाद एक्सप्लोसिव, यानी कि पहले होल्डिंग एक्सरसाइज, बाद में मूवमेंट एक्सरसाइज, उसके बाद मेडिसिन बॉल के थ्रो एक्सरसाइज. आपने होल्डिंग एक्सरसाइज कर लिए 1.5 months, देन यू गो, जितना भी टाइम है आपके पास, आई कैनॉट से, देन यू गो टू स्ट्रेंथनिंग, that is isotonic exercises, movement based exercises, sit up, back extension with weight, and then you go for explosiveness and then rotational core. तो उसके स्टेजेस हैं. आप अलग अलग स्टेज में ट्रेनिंग कराएंगे तो फाइनली आपको जो चाहिए होगा वो आपको मिलेगा. लेकिन अगर आप एक ही तरह की ट्रेनिंग कराएंगे तो फाइनली आपको वही मिलेगा जो आपने ट्रेनिंग कराई. Next question is from Komal Banga, is how to stabilize hypermobility problem. Hypermobility problem के लिए ना बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है, और सभी जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, और मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत है. I think I think there are now some questions started coming, Balu sir, but since we have been asked to finish the session soon, I will end up here, and if there is any question they can put in the group, I will be happy to answer.